हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम कुछ श्वसन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिस पे हम अध्ययन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, अधिक ऊंचाई के पर्वत पर चढ़ने से मनुष्य में पर्वतीय रुग्णता उत्पन्न हो जाती है, इसका मुख्य कारण है। तो देखिए अधिक ऊंचाई यानी जैसे जैसे हम क्या है ऊंचाई पर चलते जाते हैं वैसे वैसे क्या है यानी कि वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्या है, वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर जैसे ही हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, पहाड़ों पर चढ़ने पर क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा यदि वायु के अंदर कम होगी तो हमारे शरीर में कम मात्रा में क्या है ऑक्सीजन प्रवेश कर पाएगी, जिसके कारण क्या है हमें घुटन महसूस होगी। हमें क्या होगी, घुटन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाएगी तो ग्लूकोज है वो नहीं टूट पाएगा और हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। देखिए यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, रक्त में CO2 का अधिक होना, ये नहीं होगा। हीमोग्लोबिन की क्षमता का कम होना, हीमोग्लोबिन की क्षमता का कम होना, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन के आंशिक दाब का कम होना, ये भी नहीं होगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, यानी कि पहाड़ों पर हम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीटों में श्वसन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखिए कीटों में क्या है और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में श्वसन हम जानते हैं कि क्या है, छिद्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, छिद्रों द्वारा, यानी प्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट छिद्र के द्वारा शरीर के अंदर क्या प्रवेश करती है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है और फिर ये क्या है शरीर के अंदर जाकर किसके अंदर मिल जाती है, जो द्रव होता है यानी जो प्रीसंचरित द्रव है वो क्या कहलाता है कीटों के अंदर, वो कहलाता है आपका हीमोसील। क्या कहलाता है, हीमोसील कहलाता है। ठीक है, हीमोसील कहलाता है, यानी सीधा हीमोसील होता है और उसके अंदर जाकर क्या है O2 मिल जाती है और फिर ये क्या है ऊतकों तथा कोशिकाओं तक क्या होती है, ऑक्सीजन इस हीमोसील के द्वारा क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है। तो चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऊतक प्रत्यक्ष रूप से वायु से नलिकाओं में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं। तो देखिए ऊतक प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। क्या है, मैंने क्या कहा, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर छिद्र होते हैं, छिद्र से फिर क्या है नलिका के अंदर यानी गुहा के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर हीमोसील के अंदर जाएगा और हीमोसील से फिर ऊतकों या कोशिकाओं तक पहुंचेगा। तो ये 1 नंबर ऑप्शन था, ये गलत होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है, ऊतक प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, विनिमय सिलोनिक फ्लूइड से करते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊतक प्रत्यक्ष रूप से दे रखा है। फिर तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, ऊतक प्रत्यक्ष रूप से नलिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय बाहरी वायु से शरीर की सतह के माध्यम से करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए ऊतक प्रत्यक्ष रूप से यही बोल रहा है। यहाँ चौथे ऑप्शन में देखिए ट्रैकियल ट्यूब्स जो मैंने क्या कहा, छिद्र के द्वारा नलिका के अंदर प्रवेश करता है। हीमोसील से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती है जो बाद में ऊतकों से विनिमय होती है। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन करने वाले वास्तविक अंग हैं। देखिए पक्षियों के अंदर देखें, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मानव के अंदर यदि हम देखें तो ये क्या है, ट्रेकिया होती है इस तरह से। इस ट्रेकिया के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, कंठ, और इस कंठ को हम बोलते हैं लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स के अंदर क्या है, कुछ ऐसी अस्थि तथा उपास्थियाँ पाई जाती हैं, इनके कारण क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यदि स्तनधारियों के अंदर पूछे तो ध्वनि उत्पादन करने वाला अंग कौन सा है, लैरिंक्स होगा। वहीं आपके पक्षियों के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग है उसको बोला जाता है सेरिंक्स। क्या बोला जाता है, शिरिंक्स बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन परिवाहित होती है। तो देखिए हमको पता है कि ऑक्सीजन क्या है कि जो आपकी रक्त वाहिनियाँ जो होती है उसके अंदर क्या है, RBC भी होती हैं,
उसके अंदर क्या है, WBC होती हैं और आपकी प्लेटलेट्स भी होती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रवाहित होती है, RBC के द्वारा, क्योंकि RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और हीमोग्लोबिन की संरचना भी हमने देखी थी किस तरह से, कि इस तरह से ये 4 क्या होते हैं, फेरस आयन होते हैं। इसके ऊपर अल्फा बीटा श्रृंखलाएं जुड़ी होती है और अल्फा और बीटा ये श्रृंखलाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। कितने, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को क्या करता है, परिवाहित करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लाल रक्ताणु, यानी इसको बोला जाता है RBC। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ 4th ऑप्शन यदि देखें तो यहाँ हार्मोन्स दे रखा है, तो हार्मोन्स के द्वारा नहीं, सिर्फ किसके द्वारा होता है, RBC के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्थमा का क्या कारण होता है। अस्थमा की यदि बात करें तो देखिए इस तरह से क्या होती है, ट्रेकिया होती है। इस ट्रेकिया से क्या निकलती है, आगे श्वसनिकाएं निकलती हैं और ये इसके अंदर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए सांस के साथ, यानी श्वसन जब हम करते हैं तो सांस के साथ क्या है, कुछ एलर्जी उत्पन्न करने वाले क्या है, पदार्थ हमारी सांस के साथ चले जाते हैं। मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रभावित होती हैं और इसके द्वारा ये क्या करती है, म्यूकस का क्या करती है, स्त्रावण करती है। देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, फेफड़ों द्वारा जीवाणु के संक्रमण से नहीं होगा। फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया, देखिए अभी मैंने बताया मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, म्यूकस का स्त्रावण करती हैं और कुछ एलर्जिक पदार्थ होते हैं वो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा फेफड़ों का रोग है। ब्रोंकाइटिस ये भी फेफड़ों का रोग है, निमोनिया ये भी फेफड़ों का रोग है, अस्थमा ये भी फेफड़ों का रोग है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने में बिना फेफड़ों को क्षति पहुंचाए सुराख हो जाता है, क्या यह श्वसन को प्रभावित करेगा, अगर हाँ तो किस प्रकार। देखिए मैं बता देती हूँ कि ये हमारी ट्रेकिया और इससे क्या निकलती है, श्वसनी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और ये जो फेफड़े होते हैं ये क्या है, ये एक गुहा, ये जो फेफड़े हैं क्या है, गुहा से आवृत होते हैं, यानी इसके मध्य क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसे बोला जाता है वक्षीय गुहा। ठीक है, वक्षीय गुहा। ठीक है, ये वक्षीय गुहा क्या है, आप याद रखना, देखना नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम है पाई जाती है और ऊपर की तरफ एक अस्थि पाई जाती है, कोलर अस्थि। इस तरह से चारों तरफ से ये घिरे हुए एक क्या किसका निर्माण करते हैं, वक्षीय गुहा का निर्माण करते हैं। और वक्षीय गुहा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वायु रोधी होती है। क्या होती है, वायु रोधी होती है, यानी इसके अंदर क्या है, वायु नहीं होती है। तो वक्षीय गुहा में जो परिवर्तन करेंगे, क्या मेरे वर्ड पे ध्यान देना, कि वक्षीय गुहा में हम जो परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन किसके अंदर होगा, वही परिवर्तन फेफड़ों के अंदर होगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई, अब नहीं आई तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि एक सिरिंज लेते थे, ठीक है, जिसके आगे सुई निकाल देते थे और फिर अपनी अंगुली के ऊपर उसको रखकर पीछे से खींचते, तो अंदर जो हमारी अंगुली की है चमड़ी वो क्या है, अंदर की तरफ खींचती थी। क्यों, क्योंकि वो सिरिंज क्या है, वायु रोधी है और हम सिरिंज में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे हमारी अंगुली में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से जब हम वक्षीय गुहा के अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे, वही परिवर्तन किसमें होगा, फेफड़ों के अंदर होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने में बिना, सीने का मतलब है वायु वक्षीय गुहा, सीने में बिना फेफड़ों को, यानी कि फेफड़ों को क्षति नहीं पहुंचा रहे, हम कहाँ क्षति पहुंचा रहे हैं, इस वक्षीय गुहा में, और वक्षीय गुहा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो श्वसन प्रभावित कैसे होगा। तो देखिए हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर दिया, हमने छेद कर दिया, यानी यहाँ हमने क्या भर दी, वायु भर दी इस वक्षीय गुहा के अंदर। इस वक्षीय गुहा के अंदर वायु भरने से इन फेफड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इनमें परिवर्तन नहीं होगा यानी ना ये शिथिलन करेंगे ना संकुचन करेंगे, तो क्या है, बाहर से वायु नहीं आएगी, क्या हो जाएगा, हमारा श्वसन रुक जाएगा, यानी कि हमारा श्वसन क्या हो जाएगा, पूर्णतः रुक जाएगा, और जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर जब वायु प्रवेश कर जाएगी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस वक्षीय गुहा में, वक्षीय गुहा में परिवर्तन नहीं होगा तो फेफड़ों में परिवर्तन नहीं होगा। जब फेफड़ों में परिवर्तन नहीं होगा तो बाहर से वायु कैसे आएगी, वायु भी नहीं प्रवेश करेगी और बाहर भी नहीं जा पाएगी।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्वसन का रुक जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायवीय श्वसन में श्वसनीय गैसों का 2 बार आदान प्रदान होता है। एक कारण है इसका, ये प्रकथन दे रखा है। कारण है गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों से हृदय और इसके बाद हृदय से फेफड़े की ओर होता है। तो इसके अंदर क्या करना है कि बताना है कि कारण और प्रकथन दोनों सही है या नहीं है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें से आपको बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले प्रकथन देखते हैं। प्रकथन क्या है कि वायवीय श्वसन जो होता है वो श्वसनीय गैसों का 2 बार आदान प्रदान होता है। तो किस तरह से, जैसे देखिए 2 बार आदान प्रदान की यदि बात करें तो एक तो आपका क्या है, सबसे पहले वायुमंडल से वायु क्या है अंदर प्रवेश करती है ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान हो गया। दूसरा आपका क्या है, इन फेफड़ों के अंदर क्या होती है, वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। इन कुपिकाओं की सतह पर क्या होती है, रक्त केशिकाएं होती हैं, और इन रक्त केशिकाओं के मध्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ 2 बार की बात कर रहा है, तो एक बार तो यहाँ हो गया, दूसरी बार इन वायु कुपिका के अंदर हो गया। तो ये तो हमारा क्या है, प्रकथन सही है, यानी 2 बार होता है। अब हम देखते हैं कारण कि ये 2 बार आदान प्रदान कैसे होता है। तो देखिए गैसों का आदान प्रदान फेफड़े से हृदय, ये क्या बोल रहा है कि ये आपके फेफड़े हैं और इन फेफड़ों से कहाँ होता है, यहाँ हृदय पाया जाता है, इन हृदय के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हृदय से फेफड़े की ओर, तो ये बात क्या है, गलत है। वायुमंडल से अंदर जो हमारी नासा छिद्र है उसके द्वारा, और फिर आपकी वायु कुपिकाएं हैं इसके द्वारा। तो देखिए हृदय से क्या होता है, फेफड़े की ओर आपका रक्त जाता है, रक्त प्रवाहित होता है। ये आपका ये गैसों का विनिमय है, ये नहीं होगा। तो यानी कि कारण क्या है, गलत है। तो देखिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रकथन और कारण दोनों सही है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। प्रकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं देता है, ये भी गलत। क्यों, कारण सही नहीं है। देखिए प्रकथन सही है किंतु कारण क्या है, गलत है। प्रकथन सही है, कारण क्या है, गलत है। तो ये होगा अपना राइट आंसर। क्या होगा, राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके 2016 के अंदर आए थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरह से हमको इसके अंदर कारण तथा प्रकथन वाले क्वेश्चन को हल करना है। बाकी सरल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। हालांकि 2016 के अंदर तो थोड़ा टिपिकल दे रखा था, बाकी अब ऐसा पेपर नहीं आएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकथन और कारण वाला ही है। एंथ्रोसाइट में कार्बनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एंथ्रोसाइट किसे कहते हैं। तो एंथ्रोसाइट कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है। देखिए और हमको पता है कि आरबीसी के द्वारा क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होती है इसके अंदर परिवहित होती है। और यहाँ बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है, देखिए ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा कहाँ पहुँचाई जाती है, ये कोशिका, इस कोशिका के पास पहुँचाई जाती है। और यहाँ से क्या है, जब ऑक्सीजन इस कोशिका के अंदर पहुँच जाती है तो ग्लूकोज का अणु जो होता है उस पर क्या करती है, क्रिया करती है, और ग्लूकोज को तोड़कर यह क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या है, आपके रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचाया जाता है, फेफड़ों के पास पहुँचाया जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है, ये कितने तरह से हो सकता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए 3 तरह से हो सकता है। यानी एक तो क्या है कि रक्त के अंदर घुलकर क्या है, यानी आरबीसी के अंदर घुलकर गुलित अवस्था में हो सकता है। वो कितना होगा, आपका 7% होगा। फिर 25% आपका क्या है, दूसरे तरह का है कि वो किस तरह से होता है, वो आपका तो क्या है, वो आपका कार्ब अमीनो के रूप में, क्या होगा, कार्ब अमीनो के रूप में। यानी कि रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या है, कार्ब अमीनो बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। इसके रूप में कितना, 25% क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है। फिर आपका बचता है कि 70%, कितना, 70% जो है वो आपका क्या है, याद रखना कि आरबीसी के अंदर क्या है, जल पाया जाता है, H2O। ठीक है। H2O किससे क्रिया करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना देगा,
कार्बनिक अम्ल बना देगा H2CO3 जिसको क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, और ये एक एंजाइम है, किसकी उपस्थिति में होता है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंसी में होता है। क्या, कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंसी में क्या है, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ये मैंने 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बताया, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रकथन तथा कारण। ठीक है, एंथ्रोसाइट में कार्बनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि ये देखो बाइकार्बोनेट के रूप में जब परिवहन होगा तो किसकी प्रेजेंसी में होगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंसी में। तो ये हमारा प्रकथन सही है। एंथ्रोसाइट में CO2 पानी में घुलकर प्रवाहित होती है। देखिए ये यहाँ मैंने जो बताया कि जल के अणु के साथ क्या घुल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बाइकार्बोनेट के रूप में क्या हो रहा है, इसका परिवहन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यानी कि कारण भी सही है, और कारण क्या है, प्रकथन का स्पष्टीकरण कर रहा है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज है वो एंजाइम, यहाँ जो कार्बनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है वो क्या करता है, जल के अणु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को घोलकर क्या करता है, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाता है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं प्रकथन तथा कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण क्या है, कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है और 4 नंबर आपका ये है। देखिए एक एक करके देखते हैं। कार्बनिक अम्ल द्वारा स्रावित हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिनिक अम्ल बनाते हैं। देखिए क्या हमने क्या देखा था कि H2CO3, ये बात हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ ली थी। H2CO3 क्या था, हमारा बन गया था। क्यों, क्योंकि ये क्या था कि जल का अणु तथा साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या कर रहा था, H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बना रहा था। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल क्या होगा, टूटेगा किसमें, H+ आयन में, और HCO3- के अंदर टूटेगा। ठीक है, और ये H+ क्या है, ये आपका हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HHB। ठीक है, क्या बना लेगा, HHB, जो क्या है, एक हीमोग्लोबिनिक अम्ल क्या है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक अम्ल। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि कार्बनिक अम्ल क्या है, कार्बनिक अम्ल जो है इससे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिनिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, दूसरा देखिए कि इरिथ्रोसाइट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रकृति क्या है, क्षारीय होती है। देखिए इरिथ्रोसाइट यानी RBC के अंदर, तो RBC के अंदर ये क्षारीय नहीं होती, ये क्या होती है, ये आपकी अम्लीय होती है, याद रखना। ठीक है, फिर है कि 70% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो ऊतकों से फेफड़ों तक क्या है, कार्ब अमीनों के यौगिक के रूप में होता है। तो ये हम 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, पहली कंडीशन जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 7% क्या है, घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। दूसरा हमने पढ़ा था 25% जो है वो क्या है, कार्ब अमीनों के रूप में होता है, और 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो यहाँ 70 नहीं, यहाँ 25 होना चाहिए था। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी गलत हो जाएगा। एक चौथा देखिए, स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 25 ग्राम प्रति 100 ml होती है, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि यदि नर की बात करें तो नर के अंदर क्या है आपका 13 से लेकर आपके 15 तक, 13 से लेकर 15 ग्राम प्रति क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, एक नर के अंदर होता है। तो ये क्या, हीमोग्लोबिन की यदि बात करें तो एक स्वस्थ नर के अंदर क्या है कि इसकी मात्रा क्या होती है, 14 ग्राम से लेकर 18 ग्राम तक पाई जाती है, जबकि मादा के अंदर क्या है, इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, इसकी मात्रा पाई जाती है 12 से 15 ग्राम। ठीक है, तो याद रखना ये होती है, तो यहाँ 25 ग्राम गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, A नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि मानव सामान्य सांद्रता की ऑक्सीजन तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु को फेफड़ों में लेता है, फिर भी क्या होती है, घुटन महसूस होती है। कि ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन भी ले रहा है
ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी ले रहा है और साथ में क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ऑक्सीजन मिलने पर भी क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में लेने पर भी मनुष्य को क्या है, घुटन महसूस होती है। तो क्यों होती है, तो देखिए ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ये आपकी रक्त केशिका के अंदर जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी, रक्त केशिका के अंदर जाएगी। और रक्त केशिका के अंदर क्या है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, और इधर भी क्या है, हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी। तो याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता जो है वो ऑक्सीजन से कितनी है, 250 गुना ज़्यादा होती है। क्या होती है, 250 गुना ज़्यादा होती है। तो देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन को नहीं जोड़ने देगी, यानी कि ये खुद क्या है, उससे पहले जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये एक यौगिक बना लेगी, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी ऊतकों तथा कोशिकाओं तक, जिससे क्या है, व्यक्ति को घुटन महसूस होगी। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन ये, 2 ये, तीसरा और लास्ट हमारा चौथा। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके इसकी प्रतिशत वायु में कम कर देती है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ कोई बात नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग कर लेती है, यह उत्पाद विघटित नहीं होता है। तो देखिए ये यहाँ क्या है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जो क्रिया करेगा, ये यौगिक बनाएगा, ये क्या है, विघटित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विघटित नहीं होता है, जिसके कारण क्या होती है, घुटन महसूस होती है। तुम्हारा राइट आंसर 2 नंबर होगा। और तीसरा भी देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डायफ्राम व इंस्टॉल पेशियों को क्या है, इंटरकोस्टल पेशियों को प्रभावित करता है। इंटरकोस्टल वो है अंतरापरशुक पेशियों को, तो ये बात नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा कहाँ जा रहा है, रक्त के अंदर जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों की तंत्रिका को प्रभावित करता है, तो ये भी नहीं होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना।